ये बिल लाया इसलिए गया था कि मुसलमान कहीं अपनी औकाफ की ज़मीनों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके कहीं ऐसा ना हो कि भीख मांगने वाली कौम जो है ये भीख देने वाली हो जाए। आपको क्या हक़ है कि आप हमारी जायदादों को छीन रहे हैं? आपको क्या हक़ है? अगर आप में हिम्मत है तो अकाली दल का जो उनका प्रबंधक कमेटी है उसमें एक हिंदू ले जाकर दिखा दीजिए। हिम्मत है कि 10 लाख आदमी जमा करो दिल्ली में जब पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा हो, नीतीश कुमार को और नायडू को और उन सारे लोगों को, पासवान को, जो आज इधर भी हैं उधर भी हैं, उनको पता लग जाए कि मुसलमान नाराज़ हो सकता है, मुसलमान तुम्हें हरा सकता है। जब आपको अपोजिशन की ओपिनियन लेना ही नहीं है तो जेपीसी बनाई क्यों थी? बेवकूफ़ बनाने के लिए। चेयरमैन साहब पहले दिन से ऐलान करते फिर रहे हैं बहुत अच्छा अमेंडमेंट बिल आया है। आवाम जो है और भोली भाली सीधी सादी आवाम वो उलमाओं के पास है। ये कदम तो उनको उठाना चाहिए था, क्यों नहीं बोल रहे हैं अब तक? अरे पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में मैं गया बेंगलोर में, उसी दिन उनका नायब सदर, पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग बेंगलोर में हो रही है कि अगर ऐसा बिल आएगा तो हम क्या करेंगे। उसी दिन बिहार में नायब सदर अरशद मदनी एक अलग जलसा कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि वक्फ की ज़मीनों पर सबसे ज़्यादा नाजायज़ कब्जा इन्हीं लोगों ने किया हुआ है, या सरकार ने किया या इन्होंने किया है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर के जो जेपीसी बनाई गई थी उसने फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके कल सौंप दिया है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर को। और उसमें जो चेंजेस किए गए हैं, जो मुसलमानों की डिमांड थी या विपक्ष की जो डिमांड थी, उसमें जो विपक्ष के जितने भी लोग थे, मेंबर थे उसके, उन्होंने जो पॉइंट सुझाए थे 44 पॉइंट, उनमें से एक भी पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। वहीं सत्ता पक्ष के जो भी पॉइंट थे उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है। और अब कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको लेकर के ऐतराज़ था, वो अब और भयानक शक्ल में सामने आ गए हैं। यानी और ज़्यादा, जैसा कि पहले था कि 2 मेंबर गैर मुस्लिम होंगे, अब उन मेंबरों की तादाद 3 या 4 भी हो सकती है। 2 एक्स एफोशियो और 2 जो है वो हिंदू गैर मुस्लिम उसमें रहेंगे। इसके अलावा जो डीएम का मामला था उसमें सारी पावर जो है डीएम को नहीं दी गई हैं, उसके लिए उसमें कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन ज़रूर दिया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पार्लियामेंट आज से शुरू हो गई है, इसी सेशन में, बजट सेशन में पेश करने की कोशिश की जाएगी सरकार के ज़रिए इस बिल को। तो क्या टीडीपी और नीतीश कुमार इसका विरोध करेंगे? क्योंकि 2 दिन पहले नीतीश कुमार के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, उनके एक नेता ने ये बयान दे दिया कि जो हम बदलाव चाहते थे वो बदलाव हो गए। तो कहीं ना कहीं अब समर्थन जेडीयू का इस बिल को नज़र आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब हैं। अदीब साहब, क्या कहेंगे जो बदलाव किया गया है, और ख़ास तौर से विपक्ष की एक भी दलील को नहीं सुना गया, आप लोगों के ज़रिए भी प्रोग्राम्स किए गए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए भी पूरी इंडिया में एफर्ट की गई, एक दस्तखती मुहिम चलाई गई, मेल किया गया उनको, लेकिन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए जो चाहते थे वही किया गया। शकील साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जेपीसी बनाने का मतलब क्या था। मैं भी मेंबर रहा हूँ 2013 की सेलेक्ट कमेटी का, जिसमें यह बिल लाया गया था। वहाँ पूरी कमेटी ने यूनानिमस पास किया था, जिसमें बीजेपी की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर और मुख्तार अब्बास नकवी थे, और अकाली दल के तरफ से उनके लीडर थे, सर पार्टी के लीडर था। और उन सारे लीडरों ने, हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर यूनानिमस बनाया था बिल। अब जेपीसी का मतलब ये है कि जेपीसी में आपने भेजा कि भाई सारी पार्टियां पार्लियामेंट को छोड़कर उस कमेटी में अपनी अपनी राय, अपनी अपनी ओपिनियन दें। जब आपको अपोजिशन की ओपिनियन लेना ही नहीं है तो जेपीसी बनाई क्यों थी? बेवकूफ़ बनाने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि जेपीसी में आप कहते हैं कि हम सिर्फ उन लोगों की बात मानेंगे जो मेरी पार्टी के हैं और या मेरे सहयोगी हैं। चेयरमैन साहब का रोल देखिए आप, कि चेयरमैन जो है उसका काम है कि प्रिसाइड करे, प्रोसीडिंग को आउट ना करे, उसके जो चीज़ें फाइनल हों तब मालूम, जब पेश हो जाए जब पता लगे। चेयरमैन साहब पहले दिन से ऐलान करते फिर रहे हैं बहुत अच्छा अमेंडमेंट बिल आया है, और ख़ुद ये बयान दिया उन्होंने। मैंने उसके ख़िलाफ़, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 2 खत लिखे, स्पीकर को 2 खत लिखे
कि ये इलीगल काम कर रहे हैं चेयरमैन साहब। और ये आखिर तक आप देख लीजिए कि उनके जितने प्रोग्राम थे, सैकड़ों पेज की रिपोर्ट, वो कहते हैं आप इस पर 2 घंटे में बात कर लीजिए। उनका मकसद ये था, ये बिल लाया इसलिए गया था कि मुसलमान कहीं अपनी औकाफ की ज़मीनों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके कहीं ऐसा ना हो कि भीख मांगने वाली कौम जो है ये भीख देने वाली हो जाए। और वो चाहते ये हैं कि मुसलमान इस मुल्क में से भीख मांगे। आपको क्या हक़ है कि आप हमारी जायदादों को छीन रहे हैं? आपको क्या हक़ है? अगर आप में हिम्मत है तो अकाली दल का जो उनका प्रबंधक कमेटी है उसमें से एक हिंदू ले जाकर दिखा दीजिए, हिम्मत है। और जो आपके अपने ट्रस्ट हैं, अयोध्या में हमें मेंबर बना दीजिए, हम तो वहीं पास के रहने वाले हैं, वहाँ तो कोई नहीं आएगा। और मुसलमानों की जो अपनी जायदाद है उसके फैसले गैर मुस्लिम करेगा। इन्होंने जो किया था यहाँ जेपीसी की मीटिंगों में, स्टेक होल्डर से ज़्यादा उन्होंने उन लोगों को बुलाया जो स्टेक होल्डर ही नहीं थे, और विश्व हिंदू परिषद और कौन जमातों को बुलाया गया और इंतशार पैदा किया गया। वो एक मकसद था, वो पार्लियामेंट में आएगा। आपने नीतीश कुमार की बात करी या नायडू की बात करी, ये वो लोग हैं जिनकी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ बोल सकें, क्योंकि ये लोग लीडर नहीं हैं, ये ट्रेडर्स हैं, सौदा करते हैं। और सौदे होंगे, पार्लियामेंट में भी यही होगा कि जब वो अपने को सेकुलर साबित करने की कोशिश करेंगे तो बहुत होगा तो ज़्यादा वॉकआउट कर जाएंगे और सफ़ेद कमीज दिखाएंगे कि हम तो सेकुलर हैं। यही तो लोग हैं जिन्होंने NRC पास कराया, यही तो वो लोग हैं जिन्होंने 370 पास कराया, यही तो वो लोग हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक का नाजायज़ बिल पास कराया। तो ये सारी चीज़ें जो करेंगे, आप कोई तवक्को इनसे करने का उम्मीद नहीं है। हाँ, मुसलमान को सोचना पड़ेगा। अगर मुसलमान आज हिम्मत करता है और सड़कों पे आता है और जमहूरी अंदाज से अपनी गिरफ्तारियां देता है, जेलों को भरता है, तो शायद इनके दिलों पे ये आए जो मुज़व्वब लोग हैं कि शायद हमसे मुसलमान नाराज़ हो जाए। बदनसीबी तो ये है कि आज भी नीतीश के साथ चंद लोग बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके साथ मुसलमान सब भाग गए। उन्हें ओहदा चाहिए। जिस कौम को ये हाल हो कि छोटी से छोटी चीज़ पे बिक जाए, उस कौम का क्या हशर होगा। और इस बिल के आने के पास बनने के बाद एक्ट, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। प्रदीप साहब, सवाल तो यही है, बार बार मुस्लिम, अगर आप फील्ड में जाते हैं, इंटेलेक्चुअल्स को छोड़ दीजिए या जो लीडरशिप है उसको छोड़ दीजिए, नीचे बड़ी बेचैनी है कि हमें कोई साफ रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है। इस बिल को लेकर भी जिस तरह के प्रोग्राम्स किए गए उस पर सवालात खड़े हुए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया गया प्रोग्राम्स में, कोई नतीजा उसका नहीं निकल कर सामने आया। एक वाहिद रास्ता ये बचता है कि सड़कों पर उतरें, जैसा कि आपने कहा, लेकिन उसकी तरफ कोई प्लानिंग नहीं है, कोई उसका ऐलान नहीं कर रहा है, उसकी कोई रूपरेखा तैयार नहीं की जा रही है। जो बड़ी बड़ी मुस्लिम जमातें हैं या लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, वो भी डरे हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं। आप देखिए संभल का मामला, किस तरह से वहाँ पर आज भी जुल्म हो रहा है, ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है लोगों को। सब खामोश हैं, ना कोई लीगल एड मिल पा रही है उनको, ना कोई प्रोटेस्ट कर रहा। देखिए, यही तो अफसोस है। मैं तो सबसे कांटेक्ट कर रहा हूँ और मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि कोई प्लानिंग ही नहीं है कहीं। और ये हम आज बताइए, वो एक खालिद उमर 4 साल से बंद है, 400 लोग आए खड़े हुए। आप किसी दलित के साथ करके दिखाइए, किसी सिख भाई के साथ करके दिखाइए। अरे वो तो 2-3% हैं, 5% हैं, आप 20% हैं। हिम्मत नहीं है लोगों में। और मैं आपके चैनल के ज़रिए कहना चाहता हूँ कि खुदारा डरना छोड़ दो। तुम हक पर हो, तुम मजलूम हो, कब तक घर में बैठे रहोगे भाई? हम ये नहीं कह रहे कि तुम बंदूकें चलाओ, लड़ाई करो, दंगा करो। अभी बहुत बड़ी तादाद ऐसे हिंदुओं की, सेकुलर हिंदुओं की है जो हमसे हमदर्दी रखते हैं। जब हम खुद ही नहीं बोलेंगे, मुझे याद है बर्दन साहब का जुमला, कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे। उस वक्त हम लोग एक मूवमेंट चला रहे थे, जो लोग जेलों में बंद थे। उन्होंने कहा कि भाई अदीमिया, आप बंद कमरे की मीटिंग बंद कीजिए, जलसा कीजिए लखनऊ में। मैं कहा सर, मैं तो लखनऊ छोड़ चुका हूँ। मैंने कहा, उनका भाई 100 लोग आएंगे तो मैं आऊँगा, अगर 100 भी नहीं आएंगे तो कभी मुसलमान के पास नहीं जाऊँगा। ऐसी मरी हुई कौम के साथ हमने जलसा किया, लाखों लोग आए, हिम्मत करी। तो अब मुश्किल ये है कि आवाम जो है
और भोली भाली सीधी सादी आवाम, वो उलमाओं के पास है। ये कदम तो उनको उठाना चाहिए था, क्यों नहीं बोल रहे हैं अब तक? सारे उलमाओं को चाहिए कि जमीयत उलमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए प्रेस नोट जारी किया गया है कि यूसीसी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा, ये वक्फ बिल बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन क्या करेंगे उसके लिए? सिर्फ कोर्ट जाएंगे। ये सब बयानात उर्दू अखबारात में छपते हैं जी। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मजबूत है, आवाम को क्या पता क्या हो रहा है। अरे जब तुम सर गिनाओगे, जमहूरियत में सर गिने जाते हैं, उर्दू अखबार में फ़ोटो छप के नहीं होता है। ये सब के सब फ़ोटो छपवाते हैं उर्दू अखबार में और बयान दे देते हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मजबूत है कि फला मौलाना बोल दिया। अरे पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में मैं गया बेंगलोर में, उसी दिन उनका नायब सदर, पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग बेंगलोर में हो रही है कि अगर ऐसा बिल आएगा तो हम क्या करेंगे। उसी दिन बिहार में नायब सदर अरशद मदनी एक अलग जलसा कर रहे हैं, उसी पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर हैं, उसी दिन उसी वक्त में। तो जब ये हालत हो हमारे उलमाओं की, तो क्या करेगा आदमी? हमारे ऐसे लोग बोलते हैं बंद दीवारों में बंद हो जाती है, आप लोग दिखा देते हैं, 10-20 लोग, 50 लोग, 1000 लोग देख लेते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही इन लोगों के। अब कोई चीज़ बची है? हकीकत तो यह है कि वक्फ की ज़मीनों पर सबसे ज़्यादा नाजायज़ कब्जा इन्हीं लोगों ने किया हुआ है, या सरकार ने किया या इन्होंने किया है। जिम्मेदारी तो इनकी बनती थी। आवाज़ तो लगाते, हम सब लोग साथ चलेंगे, ये आवाज़ लगाएं और इसी दिल्ली में पार्लियामेंट के सेशन में 10-20 लाख आदमी खड़ा करें, इतनी जुर्रत पैदा करेंगे। मैं आपके चैनल के ज़रिए कहना चाहता हूँ सारे उलमाओं से और सारे स्टेक होल्डर से कि 10 लाख आदमी जमा करो दिल्ली में जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो। नीतीश कुमार को और नायडू को और उन सारे लोगों को, पासवान को, जो आज इधर भी हैं उधर भी हैं, उनको पता लग जाए कि मुसलमान नाराज़ हो सकता है, मुसलमान तुम्हें हरा सकता है और तुम बग़ैर मुसलमान के जीत नहीं सकते हो। वो इजहार जब होगा जब आप 10 लाख सौ को दिखाएंगे। अगर नहीं दिखा सकते हैं तो या तो जाइए अपनी मस्जिदों में बैठ जाइए, कोई सियासी बयान मत दिया करें, बंद कर दें सियासी रिवायत देना, इस तरह के बयानात को बंद कर दें। ये फ़ैसला इनको करना पड़ेगा और करना चाहिए। और ऐसे मुश्किल ये है कि हम सब लोग कितने ही बोलें, हमारे पीछे कौन आ रहा है। और ऐसे वक्त में कि जब कौम सहम गई हो, डर गई हो, और ये जो हुकूमत चाहती है, ये जो आरएसएस का जो सोच है कि किसी कौम को अगर बर्बाद करना है तो उसे डरा दो। एक डरी हुई सहमी कौम से क्या उम्मीद की जाए? तुम्हारे अजदाद ने, तुम्हारे बुज़ुर्गों ने तुम्हारे लिए, तुम्हारी फलाह के लिए इतनी बड़ी बड़ी जायदादें तुमको दी, तुम उनको अपने सामने छिनते देख रहे हो और अभी फैसले नहीं कर रहे हो और अभी उम्मीद कर रहे हो। अरे क्यों तुम्हारी मदद करेंगे ये? एक मरी हुई कौम को कौन मदद करेगा? अपने को ज़िंदा रखना है। जमहूरियत में तुम्हारा हक़ है। जमहूरी अंदाज से ऐलान करो कि पार्लियामेंट के सेशन में पूरे हिंदुस्तान से मुसलमान आएंगे और यहाँ धरने पे बैठेंगे और जेल को भरेंगे, देखें कितने भरते हैं। जब ये फैसला होगा, और बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। शुक्रिया अदीब साहब, हमसे बात करने के लिए। बहुत ही शानदार बात अदीब साहब ने कही है। जिस तरह से बार बार ये बात कही जाती है कि जमहूरियत में ये राइट है कि आप अपनी आवाज़ संवैधानिक तरीके से उठा सकते हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन मुसलमानों ने इस राइट को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। घरों में बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े बिल पास हो जा रहे हैं, तलाक का हो गया, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूसीसी लागू कर दिया गया उत्तराखंड में, और उसको यूसीसी नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसमें जिस तरह से दलितों को और पिछड़ों को अलग रखा गया है, सिर्फ मुसलमानों के लिए उस बिल को बनाया गया है। अब जिस तरह से वक्फ तरमीमी एक्ट जो है उसको इसी सेशन में लाने की बात की जा रही है, तो जब तक विरोध नहीं होगा, लाखों लोग दिल्ली पहुंच करके अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक इसी तरह से मुसलमान के खिलाफ इस तरह के कानून आते रहेंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।